हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का भारत संसाधन एवं उपयोग का पार्ट नंबर 2। ठीक है, हम लोग ने एक पार्ट में वीडियो को देख लिया था उपयोगिता के आधार पर संसाधन और उत्पत्ति के आधार पे, है ना। ये दोनों को हम लोग ने पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया है। इसके आगे हम लोग देखेंगे जो 2 वर्ग बचा है स्वामित्व के आधार पर और विकास की स्थिति के आधार पर, है ना। इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उस सभी को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको बाद में वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट हमारे लिए ज़रूर छोड़िए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो 3rd नंबर ये था स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? तो स्वामित्व के आधार पर। ये जो स्वामित्व के आधार पर जो है क्रय संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला है हमारा व्यक्तिगत संसाधन। क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। इसी प्रकार से 3rd और 4th देख लेते हैं, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये सभी को 4 को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो व्यक्तिगत संसाधन, इसमें करा व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मतलब हो गया है कि निजी, है ना। क्या? तो निजी। जैसे में हमारा खेत, या फिर कर सकते हैं हमारा ये जो खेत, ये क्या हो जाता है? निजी हो जाता है ना, जिसपे मेरा अधिकार होता है। या फिर कर सकते हैं आप हमारा एक तालाब, है ना। तालाब कहने का अर्थ हो जाता है सामुदायिक संसाधन भी, है ना, जिसकी समाज के सभी लोग जिसका उपयोग करते हैं। एक तालाब हो जाता है पर्सनली, जिसको हम लोग अपने सिर्फ यूज के लिए बनवाते हैं, है ना। लेकिन इसी के उपरांत एक अगर मंदिर बोल दे, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए मंदिर जो है वो व्यक्तिगत है या फिर वो सामुदायिक है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए, लिखा है व्यक्तिगत संसाधन में ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में, करे किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। ऐसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। या फिर कहता है जिस पर लोगों का क्या? निजी स्वामित्व। कैसा? तो निजी स्वामित्व। स्वामित्व मतलब हो गया मालिकाना। ठीक है, किसका? मालिक कौन होगा, ठीक है, उस पर किसका अधिकार होगा। या फिर चलिए मिला जुलाकर वही हुआ, है ना। जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है उसे क्या बोलेंगे? तो व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। ठीक है, जैसे में भूखंड। भूखंड का अर्थ हो गया भूमि का एक टुकड़ा, है ना, भूमि का एक भाग। जैसे बगीचा, तालाब इत्यादि, ये सब जो जैसे बगीचा, ठीक है, क्या? बगीचा। ये बगीचा जैसे मान लीजिए एक आम का बगीचा है, ठीक है, वो किसी खास पर्टिकुलर व्यक्ति पर्सन का होता है। ठीक है, जैसे में तालाब, ये भी किसी खास या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन का होता है ना, किसी खास व्यक्ति का होता है। तो व्यक्तिगत संसाधन में क्या डिफाइन किए? तो वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। जैसे में भूखंड, बगीचा, तालाब इत्यादि। चलिए, 2nd नंबर है। ये जो 2nd हमारा है ना, उसको देखते। कह रहा है सामुदायिक संसाधन। क्या? सामुदायिक संसाधन। कह रहा है वैसा संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग, क्या? समुदाय का सभी लोग, ठीक है, समुदाय के सभी लोग करते हैं। कह रहा वैसा संसाधन जिसका उपयोग समुदाय के, या फिर समुदाय का मतलब होता है समाज के सभी लोग करते हैं, उससे हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। किसे? जिसका उपयोग समाज के सभी लोग करते हैं, है ना, उसे क्या कहेंगे? तो सामुदायिक संसाधन। जैसे में खेल का मैदान, जैसे में क्या? खेल का मैदान। जैसे में खेल का मैदान में क्या होता है? मान लीजिए एक खेल का एक मैदान है, ठीक है। अब बताइए क्या इस खेल के मैदान में कोई एक बच्चा जाकर खेलेगा?
या फिर कोई एक व्यक्ति खेलेगा, नहीं ना। इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर आसपास में गांव है, ठीक है, मान लीजिए गांव में ढेर सारा घर होता है, ठीक है। और जब ढेर सारा जब घर होता है तो क्या इसमें जो मैदान है, क्या इसमें कोई एक व्यक्ति खेलेगा, नहीं ना। इसमें समाज के सभी लोग इसमें जाते, घूमने फिरने, खेलने कूदने जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसा संसाधन, तो सामुदायिक संसाधन हो जाता है, ठीक है। जैसे सार्वजनिक पार्क, ये जो सार्वजनिक पार्क है, जैसे में देखते हैं हम लोग थोड़ा सा बड़े शहर की बात करते हैं, जैसे में एक उसका जो मोहल्ला होता है, जो कॉलोनी होता है, उसका एक अपना अपना एक पार्क होता है ना, जिसको लोग हाउसिंग पार्क बोलते हैं। जो हाउसिंग पार्क होता है उसमें रहने वाले जितने उस क्षेत्र में लोग होते वो सभी के लिए ओपन होता है वो, है ना। या फिर उस नहीं वहाँ पर नहीं भी रह रहा फिर भी वो घूमने फिरने वहाँ पर जा सकता है, क्योंकि वो सामुदायिक संसाधन है, जैसे मंदिर, मस्जिद इत्यादि। अब बताइए, कोई बोलेगा कि मंदिर मेरा है, ये तो बात सुनने में अटपटा सा लग रहा है ना। तो मंदिर ये भी क्या है, एक सामुदायिक संसाधन है, इस पे भी अधिकार किसका होता है, तो समुदाय के सभी लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन। क्या राष्ट्रीय संसाधन, ये राष्ट्रीय संसाधन में क्या कहता है, किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, ठीक है। जैसे में देखिए आपको हम बताते हैं, जैसे में ये जो हमारा जो भारत है, ये तो हमारा राष्ट्र हो गया है ना, ये हमारा क्या है, राष्ट्र है। अब कहिए जिसका भौगोलिक सीमा, ये जो इसका भौगोलिक सीमा, ये पार्ट इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो भी कुछ है, ठीक है, जो भी कुछ है इसके अंदर, ये सब क्या कहलाएगा, तो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। चाहे इसके अंदर कुछ भी हो, चाहे खनिज हो, अयस्क हो, पेड़ पौधा हो, कुछ भी हो, वो सब का सब क्या कहलाएगा, तो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, ठीक है, जो हमारे राष्ट्र के अंदर मौजूद हो। कंप्लीट। चलिए देखते हैं आगे। वही करा, जो संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहने का अर्थ हुआ वैसा संसाधन जो करे जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा, किसके द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा नियंत्रित किया जाता हो, या फिर कह सकते जिसका बागडोर, एक मिनट, करा जिसका बागडोर अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा किया जाता है, ठीक, वही लिखा है। वैसा संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कि यहां पर हमारा भारत है या फिर हमारा देश है, इसके आसपास भी तो देश है ना, इसके आसपास भी देश होंगे, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि यहां पर हमें कुछ भाग में कुछ नया कोई खनिज मिल गया यहां पे, ठीक है, क्या मिल गया, खनिज मिल गया, तो समझिए इस पे तो सब मिलकर बोलेगा कि मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, बोलेगा ना। तो एक बार क्या होगा, आपस में ये तीनों मिलकर क्या हो जाएगा, लड़ जाएगा। लड़ाई झगड़ा तो होगा ही, ऐसे भी चलते राह में रुपया गिरा मिल गया तो दो दोस्त आपस में लड़ जाते हैं कि हमने पहले देखा, है ना, तो दूसरा बोला कि हमने पहले उठाया। तो उसी प्रकार का, तो इस चीज को दूर करने के लिए एक संस्था बनाया जाता है।
उसके सर्वसहमति से इसका उपयोग सभी लोग जो करेंगे, इस क्षेत्र में जो मिला ना, इसका उपयोग सभी लोग करेंगे। ठीक है, जिसका नियंत्रण कौन करेगा? तो कोई एक देश, पार्टिकुलर देश न करके क्या करेगा? तो एक संस्था करेगा। वो भी कौन सा संस्था? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगा। ठीक है, वही लिखा था। वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है ना, उसे बोलेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। जैसे में लिखा है, समुद्री क्षेत्र किसी भी देश के तट रेखा से, किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर आगे की, ठीक है, 200 किलोमीटर, इसको काट कर यहां पे क्या हो जाएगा? आगे, आगे के समुद्री क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र होता है। जैसे में देखिए, ये हमारा देश था, यहां पर मान लीजिए यहां से समुद्र शुरू होता है। ठीक है, तो इसके 200 किलोमीटर तक, ठीक है, इसके 200 किलोमीटर मतलब यहां तक, ये हमारा राष्ट्रीय संसाधन होगा। ठीक है, इसके आगे का जो भी भाग बचा वो किसके अंतर्गत? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत वो आएगा, जिसका नियंत्रण, जिस पर नियंत्रण किसका होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होगा। ठीक है, वही लिखा था। किसी भी देश की तट रेखा से, अपना देश नहीं, किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर आगे के समुद्री क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा है, नीचे 2 पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव एवं समुद्री जीव, ध्यान दीजिए फिर से, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, चाहे भूमि हो, खनिज पदार्थ हो, जल संसाधन हो, या फिर वन एवं वन्य जीव एवं समुद्री जीव हो। ठीक है, 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। अगर मान लीजिए हमारा भारत इस साइड में है ना, और ये हमारा तट रेखा है, और इसके आगे समुद्र है। क्या है? समुद्र है, सी या फिर ओशियन। ये 200 किलोमीटर तक, यहां तक का जो बॉर्डर है वो राष्ट्रीय संसाधन, इसके जस्ट आगे हो जाएगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो किसी देश की तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी तक? 200 किलोमीटर की दूरी तक को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसका जवाब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे, ठीक है। या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर हमें बताइए, ठीक है। कमेंट करके आप क्या करें, जरूर हमको बताइए, ठीक है, क्योंकि ये समस्या हमको आ रहा है। हम चाहते हैं कि आपके पास तनिक भी, है ना, दम मगी भाषा तनिक भी डाउट ना होना चाहिए, ठीक है, तनिक सुन भी ना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा। आप लोग थोड़ा सा बस 30 सेकेंड का टाइम लीजिएगा।
चलिए 30 सेकंड से पहले ही हो गया है ना। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में, तो 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है ना। इसको भी कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है हमारा संभावी संसाधन। क्या, संभावी संसाधन। दूसरा है विकसित संसाधन। तीसरा हो जाता है भंडार। चौथा होता है संचित कोष संसाधन। ये चारों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो 4 भाग में है, जिसमें सबसे पहला संभावी संसाधन। इसके नाम में आपको कुछ नहीं लग रहा है, नाम में कुछ डिफरेंशन छिपा हुआ है, जिसको पहले देखते हैं, उसके बाद इस वर्ड पे चर्चा करते हैं। लिखा ऐसा संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान या फिर स्थित हो परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाता है। कह रहा है कि वैसा संसाधन, वो हम लोग जानते हैं कुछ क्षेत्र में संसाधन है लेकिन उसका उपयोग हम लोग अभी तक नहीं किए हैं, वो क्या कहलाएगा, तो संभावी संसाधन कहलाएगा। जैसे में हिमालय क्षेत्र का खनिज, ठीक है, हिमालय क्षेत्र का खनिज। हम लोग जानते हैं हिमालय में भरपूर मात्रा में खनिज है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, उसी के कारण हम लोग अभी तक उसका उपयोग नहीं किए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, संभावी संसाधन कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विकसित संसाधन। करा वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाता है। करा वे संसाधन जिसका हम लोग ने सर्वेक्षण कर लिया है, उसका गुणवत्ता और मात्रा को भी हम लोग ने प्राप्त कर लिया है। कितना इस कर सकते हैं, गुणवत्ता कहने का मतलब इस तरीके का वहाँ पर खनिज है, इतने मात्रा में है ना, ये हमको पता है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग अभी तक नहीं किए हैं। इसका मतलब क्या कहलाएगा, तो विकसित संसाधन। जैसे हम लोग भविष्य देखते हैं ना, मान लिया जाए कि हम जानते हैं घर पे हमने एक वृक्ष लगाया है और कुछ दिन के बाद सोचेंगे नहीं, अब लगता है कि ये वृक्ष है जो इतना बड़ा हो गया होगा, है ना। तो वही करेक्ट, हम लोग ने सोच लिया कि जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भंडार। करा भंडार वे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु प्रयुक्त टेक्नोलॉजी या फिर तकनीक के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। जैसे में जल के बारे में आप लोग सोच सकते हैं, जैसे में एक कोरोना के समय में ऑक्सीजन की कमी था, लेकिन हमारे पास तो जल है जो पूरे मात्रा में है ना, बहुत ज़्यादा जल है, फिर भी हमारे पास ऐसा कोई तकनीक नहीं था कि जिससे कि हम लोग जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकें। टेक्नोलॉजी है भी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं, 1 मिनट। वही करा भंडार में, ठीक है, जो हमारे पास तो उपलब्ध है लेकिन तकनीक के अभाव के कारण उसका हम लोग उपयोग नहीं कर रहे, तो वो क्या कहलाएगा, भंडार कहलाता है। जैसे में जल, तो जल में हम लोग जानते हैं कि वो दो, जल एक यौगिक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जिसको हम लोग तकनीक के अभाव के कारण इसको हम लोग अलग ही दोनों को कर नहीं सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है संचित कोष संसाधन। कौन, संचित कोष संसाधन। तो संचित कोष संसाधन जो है ना, भंडार संसाधन का ही एक भाग या फिर अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। कह रहा है देखिए कि जो संचित कोष संसाधन है ना, जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, किसके आधार पर, तकनीक के आधार पर प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक, उसे हम लोग संचित कोष संसाधन कहते हैं। ये जो संचित कोष जो है ना, ये भंडार संसाधन के क्या है, तो एक अंश है, एक भाग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए आगे संसाधन नियोजन, ठीक है। संसाधन नियोजन, नियोजन मतलब होता है प्लानिंग करना, ठीक है। लिखा है ऐसा उपाय अथवा तकनीक
ऐसा उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। करें देखिए, किसी भी काम को हम लोग को करने के लिए एक प्लान की जरूरत पड़ता है ना। जैसे हम लोग पढ़ने के लिए सोचते हैं तो सोचते हैं कि हमको किताब चाहिए, कलम चाहिए, नोटबुक चाहिए, है ना, वगैरह वगैरह चाहिए। हम लोग उसको प्लानिंग करते किस तरीके से हमको पढ़ना है। तो वही कह रहा, संसाधन नियोजन में वही है, ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, उचित प्रयोग, जो बर्बादी भी ना हो। ठीक है, वही कह रहा है, जिसका उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन नियोजन बोलते हैं। ठीक है, संसाधन नियोजन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संसाधन संरक्षण। संरक्षण मतलब तो समझ में आता है ना, उसका बचाव। ठीक है, उसका उपयोग सही ढंग से, जिसका हम लोग उपयोग कर सके। लिखा, संसाधनों का न्याय संगत तथा योजनाबद्ध। न्याय संगत मतलब उसको ये नहीं कि बेफालतू, जैसे में कहीं भोज में हम गए और भोज में जो मन में आ रहा है, जो प्लेट में हम लोग लेते जा रहे हैं, और खाना उसमें से मात्र 2 ही चीज़ है, क्या वो कर सकते हैं? तो न्याय संगत वो है नहीं ना। हमको जो जरूरत है वही चीज़ को लेंगे, जितना जरूरत है उसी हिसाब से उसका यूज करेंगे, है ना। ठीक है, वही कह रहा है, संसाधनों का न्याय संगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग। योजना बनाकर, ये नहीं कि हमको अगर खेत में मिट्टी फैलाना है तो हम लोग मिट्टी लाया, पूरे के पूरे आस पड़ोस के जितना भी खेत है सब में मिट्टी फैला दिए, क्या वो योजनाबद्ध तरीका हुआ? नहीं ना, वो बेफालतू का हम लोग बर्बादी कर रहे हैं संसाधन को। तो वही योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का अपतति ना हो। अपत्याय मतलब हो जिसकी बर्बादी ना हो। या फिर लिखा है, संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो संसाधन संरक्षण याद रखिएगा, संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाएगा? तो संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सतत विकास। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है ना बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये आपसे 2 नंबर में प्रश्न ये पूछा गया पहले एग्जाम में। ठीक है, तो लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है विकास की वह अवधारणा, कौन अवधारणा? वह अवधारणा जिससे पर्यावरण को हानि न पहुंचे। करा, विकास की वह अवधारणा जिससे पर्यावरण को हानि न पहुंचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ी, है ना, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को कायम रखा जा सके। भावी मतलब होता है भविष्य, है ना। भावी मतलब क्या? भविष्य। हम लोग को वैसा विकास करना है कि जो आने वाला जो भविष्य है उसको भी लॉस ना हो। जैसे में मान लीजिए कि हम लोग ने पेट्रोल का यूज कर रहा है, इतना अंधाधुन हम लोग यूज कर रहे हैं, इतना अंधाधुन कर रहे हैं कि आने वाला जो जनरेशन होगा वो सब क्या उपयोग नहीं कर पाएगा, है ना। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं ना, जितना मन होता उतना गाड़ी चलाते, उतना बाइक, मोटरसाइकिल, या फिर और भी कई प्रकार का ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज करते हैं, या फिर कई क्षेत्रों में पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, बिल्कुल अंधाधुन, जिसको कि हम लोग भविष्य की चिंता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना। लेकिन हम लोग ये सोचना पड़ेगा। वही देखिए, तो सतत विकास कहता है बाबू यहाँ से, विकास की वह अवधारणा है जिससे कि पर्यावरण को भी हानि न पहुंचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को कायम रखा जा सके। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो सतत विकास बोलते हैं। कौन विकास बोलते हैं? सतत विकास बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, इसको हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं। इससे पहले कि आप लोग को बता दें, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे इस बोर्ड PDF आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, या फिर किसी प्रकार की सूचनाएं हो या फिर क्लास का लिंक हो, सारा कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है,
और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करिए। क्लास अगर आप तो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करिए और अच्छा अच्छा कमेंट आप लोग ज़रूर करिए, ठीक है। या फिर किसी प्रकार का आपके पास डाउट है तो वो हमारे लिए कमेंट में आप छोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास जो पॉइंट है उसको कवर करते हैं। कह रहा राष्ट्रीय संपदा के उदाहरण कुछ दिए गए हैं, है ना। राष्ट्रीय संपदा के उदाहरण कह रहा सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर, है ना, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील, कितना 12 समुद्री मील या फिर 19.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले राष्ट्रीय संपदा के उदाहरण हैं, है ना। कह रहा है वे सारे खनिज पदार्थ, चाहे जल संसाधन हो या फिर वन हो या फिर वन्य जीवन हो, जो राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र में व इसे पाए जाने वाले राष्ट्रीय संपदा के उदाहरण हैं, ठीक, राष्ट्रीय संपदा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना ऑब्जेक्टिव में। मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था से है। किसकी अर्थव्यवस्था से है? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था से। जैसे में किसी का शोषण करना, डाकू का क्या काम है? हमने अपनी कमाई को रखा, डाकू आया, उसको जोर जबरदस्ती करके छीन कर वो लेकर चला गया, तो वो शोषण भी हुआ ना। ये अर्थव्यवस्था कैसा? तो डाकुओं की प्रवृत्ति का। जैसे करा कोई भी संसाधन, करा मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक, उसको दोहन करना, ठीक है, गलत तरीके से जो, तो प्रवृत्ति कैसा है? तो डाकुओं की प्रवृत्ति है। किसकी प्रवृत्ति है? तो डाकुओं की प्रवृत्ति है। एक लाइन में इसको ध्यान रखिए। एक लाइन में ध्यान दीजिए, मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था से है। किसकी अर्थव्यवस्था से है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था से है। अगर हमको जानना अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसका एक अलग सब्जेक्ट से, है ना, इसका आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी तो शुरुआत नहीं है आज के डेट में, लेकिन जैसे ये टॉपिक खत्म होगा तो हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन, कौन? विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में, कहाँ? स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। कह रहा पर्यावरण संरक्षण हेतु, अगर क्वेश्चन पूछिए आपसे, ये जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है कि विश्व शिखर सम्मेलन सबसे पहला कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था ना, स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था, ठीक है। कौन? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो स्टॉकहोम में हुआ। कब हुआ? तो 1972 में हुआ था। नेक्स्ट, इस सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष कब, किस डेट में? 5 जून को पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब, तो 5 जून को, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब? तो 5 जून को, है ना। यहाँ से एक आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते? ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है सोशल साइंस में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते? इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यावरण में प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो रही थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए कह रहा है पर्यावरण में प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी क्या हो रहा था? प्रदूषित हो रहा था। इसी को मद्देनजर रखते हुए या फिर ध्यान में रखते हुए सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में, कहाँ? 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में विश्व के 172 देशों ने, विश्व के कितने देश ने? तो 100, वो 1 मिनट, विश्व के 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था, ठीक है।
कह रहा है जब पर्यावरण में जब प्रदूषण फैल रहा था तो हमारा पर्यावरण क्या हो रहा था, प्रदूषित हो रहा था। उसी को ध्यान में रखते हुए 1992 में 1992 में ब्राजील का एक शहर है आपका क्या, रियो डी जेनेरो में विश्व के 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है, जब पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ तो इसमें 3 गो, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब, 1992 में। कितने साल के, अच्छा ठीक है 1992 में। कहाँ हुआ, तो रियो डी जेनेरो में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1997 में। कब, 1997 में। कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में। कितने साल का डिफरेंस, तो 5 साल का डिफरेंस है ना। तो याद रखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब, 1992 में। द्वितीय कब, 1997 में। तृतीय कब, 2002 में। कंप्लीट। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब, 1992। द्वितीय कब, 1997। तृतीय कब, 2002 में। अब कहाँ हुआ जिसको देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ, रियो डी जेनेरो में। द्वितीय कहाँ, न्यूयॉर्क में। तृतीय कहाँ, जोहान्सबर्ग में। कंप्लीट। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब, 1992 में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में। फिर से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो रियो डी जेनेरो में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ, तो न्यूयॉर्क में। तृतीय कहाँ, तो जोहान्सबर्ग में। ठीक है, इसी के साथ हमारा टॉपिक आज खत्म होता है। जो भारत संसाधन एवं उपयोग था हमारा, इसी के साथ ये टॉपिक है जो खत्म होता है। 2 पार्ट में हम लोग ने पढ़ा। आगे पढ़ेंगे हम लोग मिट्टी संसाधन के बारे में। कंप्लीट है। तो अगर यहाँ तक आप लोग बने हुए थे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिए, है ना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और जहाँ तक जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, और हम लोग क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए। आपसे आशा है कि आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्यों करिएगा, जो आप लोग भली भांति जानते हैं। क्लास देखिए, यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के सारे, ठीक है, सारा का सारा कुछ फ्री में पढ़ाने वाले हैं ना। अभी से लेकर पूरे एग्जाम तक सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी PY क्वेश्चन है, PYQ, सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। लेकिन पहले हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें उसके बाद। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नए टॉपिक के साथ।